गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, लास्ट डे हम लोग बात किए थे, बहुत सारी बात हुई थी लास्ट डे, और हम लोग सीखे थे दो तीन टर्म्स। क्या सीखे थे? कि अगर किसी कोई भी डिटरमिनेंट हम लेते हैं, कोई भी डिटरमिनेंट, हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। कोई भी डिटरमिनेंट अगर हम लेते हैं a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 एंड a33, कोई डिटरमिनेंट अगर हम लेते हैं और डिटरमिनेंट का अगर हम कोफैक्टर लिखते हैं, कोफैक्टर कैसे निकलता है वो हम बता चुके हैं लास्ट डे। तो मान लिया यहाँ पे कोफैक्टर्स लिखा गया, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, C11, C12, C13 and C21, C22 and C23 and C31, C32 and C33. ओके, ठीक है। अगर हम लोग कोई डिटरमिनेंट लेते हैं और फिर उसका कोफैक्टर लिखते हैं, तो कल हम लोग कुछ बात को सीखे। क्या सीखे? कि कोफैक्टर और माइनर कैसे निकलता है वो भी सीखे थे हम लोग, तो उस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आई थिंक पहले से भी आप लोग जानते थे और कल के बाद उम्मीद है सभी लोग जानते होंगे। अब इसमें हम लोग क्या सीखे कि अगर हम किसी भी रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों को रिजल्ट डेल देता है। तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके देखा भी, और एक डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट फेवरेट जो होता है वो रो टू रो होता है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसको और इसको, तो आपको डेल देगा। और यही चीज अगर हम क्रॉस कर दें, क्योंकि रो टू रो करें तो ये रो तीनों से होगा, तो दैट केस में आपको जीरो होगा, और ये इससे होगा तो जीरो होगा। एंड सिमिलरली जब ये मल्टीप्लाई करेगा सेकंड वाले में तो ये जीरो हो जाएगा, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा अपने ही वाले से तो डेल दे देगा, और फिर ये जीरो, एंड फिर जीरो जीरो और डेल। तो हम लोग यहाँ से एक कंसेप्ट सीखें कि डेल इनटू, अगर ये कोफैक्टर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये डिटरमिनेंट है, मैट्रिसेस नहीं है। पहले आप बात को आपको समझना बहुत जरूरी है, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के फर्क को समझना है। तो डिटरमिनेंट में क्या होता है, किसी भी रो में अगर कुछ कॉमन हो तो बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले रो से डेल, दूसरे से भी डेल, एंड तीसरे से भी डेल, तो दैट इज द डेल क्यूब। एंड 1 0 0 एंड 0 1 0 एंड 0 0 1, और इसका जो वैल्यू है डिटरमिनेंट का 1 ही आएगा। तो इससे आपको कोफैक्टर का आपको ये मिल जाएगा। तो फाइनली मतलब किसी कोफैक्टर का, किसी डिटरमिनेंट के कोफैक्टर का अगर डिटरमिनेंट निकालना हो तो कुछ नहीं करना है आपको, जो फंडामेंटल डिटरमिनेंट है उसका निकाल लो वैल्यू, और जितने ऑर्डर का है, मतलब सिंपल सा बात है कि आपको कोफैक्टर्स का जो रिजल्ट होता है डेल द पावर n-1 होता है, वेयर n इज ऑर्डर। n जो है ऑर्डर का काम करता है। ओके, तो ये रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट एडजॉइंट में क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। हम बार बार रिपीट करेंगे कि कल का जो पूरा का पूरा क्लास था, पूरा कंप्लीट क्लास, सिर्फ ये इस पर हम लोग समझने के लिए मेहनत किए, इस टर्म को हम समझने के लिए मेहनत किए हैं कि अगर एक डिटरमिनेंट को उसके कोफैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना, देखिए बाहर क्या निकल रहा है वो छोड़ दीजिए, लेकिन इतना प्यारा रिजल्ट निकलेगा। मगर ये अगर ये मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है तो इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ये बाहर क्या निकला है वो छोड़ दीजिए, बाहर वाले में ज्यादा दिमाग नहीं लगा। बाहर वाला क्या है कि घूमने इस तरफ चल जाएगा, वैल्यू है ना, ये तो वैल्यू है, ये कहीं घूमने में स्केलर है, एक्चुअली ये स्केलर है, तो स्केलर कहीं भी घूमने निकल सकता है। तो अल्टीमेटली ये जो रिजल्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है वो अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में होता, सॉरी मैट्रिसेस फॉर्म में होता, तो यूनिट मैट्रिक्स होता। ओके, तो ये चीज सीखे, बहुत सारी बात सीखे कि किसी को फैक्टर का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, एक्चुअली इसी का निकालते हैं और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या सीखें कि कोई भी डिटरमिनेंट को उसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, बार बार रिपीट करें, कोई भी डिटरमिनेंट को अगर उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिचुएशन कुछ इस तरह का क्रिएट होता है, कॉमन वन निकलने पे थोड़ा इस तरह का चीज आता है, ये ध्यान रखिए। चलिए मिटाते हैं। अब हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पे बात करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है क्या एक्चुअली, और उसको जानने के लिए इतना सारा करने का क्या जरूरत करना पड़ा। तो चलिए इसको मिटाते नहीं, ऐसे छोड़ देते हैं। तो टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट कोई कोई टॉपिक नहीं है एक्चुअली,
एडजॉइंट कोई टॉपिक ही नहीं है, एक्चुअली टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट नाम का कोई टॉपिक ही नहीं है। जबकि बहुत मन से बहुत जगह पे एडजॉइंट को बताया जाता है, लेकिन हम एडजॉइंट पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम बात करें इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पे। देखिए एडजॉइंट अपने आप रास्ता में मिल जाता है। इनवर्स के प्रोसेस में आपको एक ऐसा जगह आएगा जिसका एक नामांकन करना होता है, नाम रखना होता है, तो उसका नाम हम लोग एडजॉइंट रख देते हैं। समझिएगा, जैसे आप छोटे क्लासेस में या नीचे क्लासेस में आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक वर्ड पढ़े थे, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी भी रियल नंबर का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। तो वहां पे सिखाया गया था कि जैसे आप कोई नंबर 3 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो एक ऐसा नंबर हम लोग ढूंढते थे जिससे उसको मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट बनाता था। अगर आपसे ये बोला जाए कि इस 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप एक ऐसे नंबर को ढूंढते थे जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। या अगर एक नंबर 1/3 है और आपसे पूछा गया कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तब आप बोलते थे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 होगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आपको 1 दे देगा। तो एक कंसेप्ट बना कि किसी भी नंबर को अगर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे अगर वो 1 क्रिएट कर देता है, तो वो नंबर पहले वाले का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है या एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अगर मल्टीप्लिकेटिव वर्ड भी हटा दें तो मतलब इनवर्स होता है एक दूसरे का। यहीं से तब फिर जो भी मैथमेटिशियन होंगे उनको एक दिमाग आया बात का कि क्या उसी तरीके से किसी मैट्रिसेस में पॉसिबल है, कि क्या किसी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है। तो मैट्रिक्स के इनवर्स का मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स के इनवर्स का मतलब हुआ कि आप जैसे आप इस मैट्रिक्स का आप इनवर्स ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिससे आप मल्टीप्लाई करें तो 1 दे दे। इतने स्टडी के बाद हमको समझ में आ गया है कि मैट्रिक्स कभी भी वैल्यू में नहीं आता है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स की पोजीशन में होता है। चाहे आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो मैट्रिक्स ही आएगा, तो इसका मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं आएगा, इसका मतलब आई। ठीक है, बात समझिएगा, है ना। तो मतलब अगर आपसे कोई ये बोले कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है, तो हम एक ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग ढूंढते हैं, पता करते हैं, जो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आई क्रिएट करते हैं। आई इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोलेंगे बी इज अ इनवर्स ऑफ ए, या ए इज अ इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, बी इज अ इनवर्स ऑफ ए, या ए इज मतलब एक दूसरे का इनवर्स है, मतलब इस मैट्रिक्स को अगर इससे आप मल्टीप्लाई करो तो आई देगा, या अब बी को ए से मल्टीप्लाई करो तब भी आई आएगा। ये हम लोग आगे थोड़ी देर के बाद मतलब प्रूफ कर देंगे कि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तब भी आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तब भी आई, जैसे हम लोग ये एक दूसरे का इनवर्स है। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का पहले मतलब देखिए, हम लोग वो प्रोसेस नहीं रखना है जो हम लोग को सिखाया जाता है कि एडजॉइंट में डिटरमिनेंट लगा दो तो इनवर्स निकल जाएगा वगैरह वगैरह, वो सब नहीं। हम लोग को समझना है कि एक्चुअली इनवर्स आया कहां से, ये सोचा कैसे गया। ठीक है, तो सोचा ऐसे गया कि किसी मैट्रिक्स में अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कर दें जिससे आपको क्या हो, अगर उसका किसी मैट्रिक्स से अगर उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे अगर आई क्रिएट करता है तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा, ए बी का इनवर्स हो जाएगा या बी ए का इनवर्स। अच्छा एक और चीज, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, नीचे ही मल्टी मिटा रहे हैं, ये भी मिटा देते हैं, थोड़ा सा बात करने में जगह मिल जाएगा। ओके, तो एक और बात हम लोग समझते हैं यहाँ पे, यहां तक तो बात समझ में आ गया। एक और बात समझते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ओके, मतलब अगर ए को आप बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए एंड बी आर सेम ऑर्डर, ये एकदम मस्ट कंडीशन है कि ए और बी का सेम होना चाहिए। अगर इनको मल्टीप्लाई करने पे आई आ रहा है तो इसका मतलब इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर ए को हम 2 into 3 रख दें और बी को हम 3 into 2 रख दें, तो दैट केस में जो ए बी आएगा, भले ये स्क्वायर नहीं है लेकिन ए बी तो स्क्वायर के फॉर्म में आ ही गया। और अगर आप बी ए निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, तब भी आपको क्या मिलेगा, तब भी उस केस में आपको 3 into 3 स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो क्या ये प्रोसेस चलेगा? नहीं चलेगा।
अगर ये होना है तो आपको सेम ऑर्डर होना जरूरी है, क्योंकि कभी रिवर्स करना भी जरूरी होता है, और रिवर्स में ये रिस्क लेना जरूरी नहीं कि इस तरह का मैट्रिक्स का भी इनवर्स पॉसिबल होगा। इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब होता है कि जितना एलिमेंट होगा उतना ही एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए। इनवर्स का मतलब यही होता है। तो यानी कि अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि 2 into 3 मैट्रिक्स, 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है, मतलब 1 3 5 एंड 2 1 4, जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स। तो इनवर्स का मतलब होता है कि अगर आप इसके इनवर्स की बात कर रहे हैं तो भाई आपको हर एलिमेंट का एक इनवर्स मिलना चाहिए। इनवर्स का मतलब सिंपल सा मतलब यही है कि जितना इतना है उतना यहां भी दिखना चाहिए। अगर आप ये ऑर्डर ही बदल जाएगा तो फिर इनवर्स कहां रहेगा? तो इसलिए याद रखिएगा कि ऑर्डर आपका सेम होना जरूरी है। दो मैट्रिक्स, अगर ए को हम बी का इनवर्स बोले या बी को हम ए का इनवर्स बोलते हैं, तो ए एंड बी आर सेम ऑर्डर, एकदम ध्यान रखिएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर ए हम ऐसा ले लें और बी हम ऐसा ले लें और ए भी ऐसा ले लें तो ऐसा होगा, एंड बी ए भी तो हो ही रहा है। अगर दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है तो एक सेकंड ऑर्डर का देगा, एक थर्ड ऑर्डर का देगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो गड़बड़े। इनवर्स का मतलब है कि अगर ऐसा है तो इनवर्स भी इसी ऑर्डर का आना जरूरी है। तो ये एक दूसरा बात हुआ है ना। अब हम सोचते हैं, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब अपने काम पे आते हैं। अब एग्जामिनर्स या मैथमेटिशियन ये सोचने लगा कि आखिर किसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे निकालेंगे, कोई मैट्रिक्स का आखिर हम इनवर्स कैसे निकालें, ठीक है। तो उसको वो लॉजिक याद आया कि अगर मान लो मेरा मैट्रिक्स कुछ ऐसा हो जाए, ओके, कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जाए मेरा, ध्यान दीजिएगा, अब जो हम बोलने जा रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ठीक है। और एक मैट्रिक्स ऐसा हो जाए जो उसका कोफैक्टर हो जाए, नोटिसेबल चीज है ना। अब कोई अगर मान लीजिए कि इनवर्स पे काम कर रहा होगा, ठीक है, मतलब शुरुआती टाइम में जब वो उसके दिमाग में ये बात आया होगा कि क्या किसी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, तो उसको डिटरमिनेंट का वो कंसेप्ट दिमाग में आ गया होगा। मतलब उसके दिमाग में है कि हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढ रहा है, किसी मैट्रिक्स का वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढ रहा है, तो मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है। बात समझिएगा, वो किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये अलग बात है, मल्टीप्लिकेटिव वर्ड हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग सीधे सीधे इनवर्स बोलने लगते हैं, लेकिन आप खुद समझिए कि वो किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढ रहा है, मतलब वो एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढ रहा है जिससे मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोड्यूस हो जाए। तो उसके दिमाग में ये बात पक्का आएगा कि भाई एक एक कंसेप्ट हम लोग डिटरमिनेंट के अंदर पढ़े थे कि अगर कोई डिटरमिनेंट है और अगर उसका कोफैक्टर हम निकाल लें और उससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कुछ इस तरह का क्रिएट आता है, मतलब सिर्फ डायगोनली एलिमेंट आता है और इसको तो बाहर निकाला जा सकता है। उसके दिमाग में पक्का ये बात है, मतलब आपको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पास पहुंचना है तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि डायगोनली एलिमेंट हो और बाकी सब जीरो। तो उसके दिमाग में पक्का ये बात होगा कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके कोफैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को सिर्फ डायगोनली एलिमेंट मिलेगा, और उस डायगोनली एलिमेंट को चाहे वो मैट्रिक्स के अंदर हो चाहे डिटरमिनेंट के अंदर हो, निकाला तो बाहर जा सकता है, मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी से या डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी से। तो एक बात समझ में आ गया उसको कि अगर किसी मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स चाहिए तो उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इसमें एक चक्कर आ गया, क्या आया, समझिएगा बात, ध्यान दीजिएगा, क्या चक्कर आया। इसमें ये हुआ कि जब आप इसको मल्टीप्लाई किए, कंसेप्ट क्या था कि किसी भी रो को अगर आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तब डेल देता है, और उसको अलग छोड़ के करते तो जीरो आ जाता है। तो यानी कि अगर आप इसको इससे करिएगा तो डेल आएगा, और इसको अगर आप इससे करते हैं तो जीरो आएगा। और मैट्रिक्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, बात समझिएगा, मैट्रिक्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैट्रिक्स रो टू रो नहीं होता है। देखिए ये एक मैट्रिक्स है, इसका ये कोफैक्टर है, ठीक है, समझिएगा, ये इसका कोफैक्टर है, कोफैक्टर है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, लेकिन इस मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम है। इस मल्टीप्लाई में क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स अलाउ नहीं करता है रो टू रो, और ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तभी डेल देगा, क्योंकि इस जो एलिमेंट है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ये वाला है,
तो ये इससे मल्टीप्लाई करके ही डेल देगा, बट मैट्रिक्स बोलता है कि हम मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं जब तक आप रो टू कॉलम नहीं करेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और मैट्रिक्स बोलता है कि भैया हम मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। तो कुछ नहीं हुआ, फिर हम लोग क्या किए कि A11 कर लिए, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। और ये जो भी है ध्यान से देखिएगा, ये A हो गया, और ये जो कोफैक्टर है इसका हम ट्रांसपोज किए, उसका ट्रांसपोज किए। क्यों ट्रांसपोज किए? देखिए हम लोग जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ये नीड हो रहा है, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई करके ही डेल देगा, इससे मल्टीप्लाई करके ही जीरो देगा, और मतलब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तभी उसको फायदा होगा। अगर आप इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो कुछ भी दे सकता है, जीरो नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ध्यान दीजिएगा। एक मेरे पास रिजल्ट है, हम आपको दिखा देते हैं, रुकिएगा। रिजल्ट है 1, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई भी चीज का, -201,345 ये एक डिटरमिनेंट था, और ये इसका कोफैक्टर है -422, 13 -4 -7 -824। देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू -4, 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 2, -4 +4 +6, देखिए 6 आ गया, जबकि ये इसका कोफैक्टर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये इसका कोफैक्टर नहीं है, तो जीरो आना चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, मल्टीप्लाई रो टू रो ही होता है। मतलब जब आप इसको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करिएगा तो डेल देगा, और जो आपका नहीं है रो टू रो ही, रो टू रो, तो उस केस में ये जीरो देगा। और फिर जब इसको भी करिएगा तो जीरो देगा। लेकिन आप इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिएगा रो टू कॉलम तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? चलिए पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो इज वेरी सिंपल, ध्यान से देखिएगा। अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो डेल देगा, और इससे करेगा तो जीरो देगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो मैट्रिक्स होता है वो रो टू कॉलम काम करता है, यानी इसका जगह बदलना होगा। ये इससे मल्टीप्लाई करके ही डेल दे सकता है, और रो टू रो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, अपने कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, C11 C12 C13 यहां आएगा, C21 C22 C23 एंड C31 C32 एंड C3। उम्मीद करते बात समझ में आया। देखिए मल्टीप्लाई तो इसको इससे ही करना है तभी डेल देगा, इसको इससे ही करना है तब होगा, और इसको इससे ही करना तभी काम बनेगा, लेकिन रो टू कॉलम करना पड़ेगा। तो अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि भाई क्यों ट्रांसपोज करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा। देखिए यहां से साफ साफ 1 1 है, 1 2 1 3, देखिए वही कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर है, A11 कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर, 1 2 कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर, 1 3 को कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर। यानी ये जब मल्टीप्लाई करके सम होगा तो ये आपको क्या दे देगा, आपको डेल दे देगा।
एंड सिमिलरली जब ये इसको करेगा तो 0 दे देगा, और ये इसको करेगा तो 0 दे देगा। ध्यान दीजिए, हम बार बार रिपीट करें इस बात को कि अगर रो टू रो मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग है डेल देगा, ये 0 0 देगा, फिर ऐसे ही होगा, ये 0 देगा, ये डेल देगा, ये 0 देगा, फिर ये 0 0 डेल देगा। इस तरह से अगर कॉलम टू कॉलम करते हैं तो देखिए कॉलम टू कॉलम करेगा तो देखिए 1 1 2 1 3 1, कॉलम टू कॉलम करिए तो डेल देगा। मतलब कॉलम से कॉलम काम करिए, रो से रो काम करिए, डिटरमिनेंट से खाता है। अगर रो टू कॉलम जाएगा तो ट्रांसपोज करके जाएगा। तो एक बात तो हमको समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई करने का इसी से फायदा है, तो इसलिए, और रो टू रो में होता नहीं हमारा काम, तो इसलिए हम लोग को इसको बदल के जगह कॉलम में लाना पड़ेगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये आपको मैट्रिक्स है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ध्यान दीजिए, इससे जब करेगा तो 0 0, और देखिए जब ये इससे करेगा, देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग है 2 1 2 1 2 2 2 2 3 डेल 0, एंड अगेन ये 0 0 एंड डेल। या आप इसको और अच्छा नाम दे सकते हैं, डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए। डेल का मतलब ए हुआ ना, ए यूज किए तो ए यूज करते डिटरमिनेंट। अब ये मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स से कैसे कोई चीज कॉमन आता है, जब सारे में कॉमन हो तभी आता है, तो डेल ए बाहर आ जाएगा, 1 0 0 0 0 1 एंड 0 0 1। तो आपके पास कितना आ रहा है? और सिंपल से बात है, ये जो घटना घटा है ना, ये जो घटना घटा है, इसी को हम बोलते हैं एडजॉइंट ई, इसी को एडजॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हल्का से बात करें, एडजॉइंट ए क्या है? एडजॉइंट ए क्या है? एडजॉइंट ए है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप कोफैक्टर निकाल लें, कोफैक्टर निकाल लें एंड देन ट्रांसपोज कर लें। देखिए क्या 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 किया, ध्यान दीजिएगा, किसको एडजॉइंट बोल रहे हैं? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज करें, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट। दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट, देखिए इसका नामांकन किया और कुछ नहीं किया, कुछ ऐसा करना था, इसका नाम रखना था, तो हम इसके बदले में ये ना बोल के कि किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज करिए, इतना ना बोल के इसका एक नया नाम रख दिया एडजॉइंट। तो एडजॉइंट बस एक नाम है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं। ये इनवर्स निकालने के बीच में ये आता है। तो ध्यान दीजिए, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए, और इसको आई बोल सकते थे। ध्यान दीजिएगा, आप ढूंढ क्या रहे हैं, थोड़ा दिमाग में जोर डालिए, तो आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई करके आई आ जाए। लेकिन हम देखें, अच्छा एडजॉइंट ए भी तो एक मैट्रिक्स ही है, हम इससे मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स को हम इससे मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन आई तो नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा और चेंज करते हैं, a इंटू एडजॉइंट ए बाई डिटरमिनेंट एंड आई। मतलब ये वो मैट्रिक्स है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करने पे आई दे रहा है, यानी कि यही इसका इनवर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाला जो मैं आप ऊपर में लिखी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। समझ में आया इनवर्स? कुछ रास्ता बोल दे। ओके, एक बार फिर से बताएं, इतना टाइम। देखिए सिंपल से बात है, पहले आप समझिए कुछ कहानी को, ठीक है, बोल दे रहे हैं। देखिए उम्मीद करते हैं बात समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आप बोले एक बार तो हम एक बार फिर से रिपीट कर दें। देखिए सिंपल सा बात है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इनवर्स ढूंढ रहे हैं, किसका? किसी मैट्रिक्स का।
तो पहले आपको मतलब समझना होगा। इनवर्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स, सॉरी, एक ऐसा नंबर जिसमें वो नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे आपको 1 मिल जाए। तो वो जो आप नंबर मल्टीप्लाई करें, दैट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पर 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर 5। उसी तरीके से मैथमेटिशियन ये सोचा कि क्या किसी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है? तो मैट्रिक्स में तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू आते नहीं, तो मैट्रिक्स में जो आता है वो क्या आता है? आपको सीधे सीधे मैट्रिक्स फॉर्म आता है। तो मैथमेटिशियन ये सोचा कि क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिससे मल्टीप्लाई करने पे आई आ जाए। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिससे हम एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो हमको आई मिल जाए। तो जब ये सब काम कर रहा था तो उसको डिटरमिनेंट का एक कंसेप्ट दिमाग में आया कि एक डिटरमिनेंट में हम लोग क्या किए थे कि भाई डिटरमिनेंट में हम लोग किए थे कि एक डिटरमिनेंट को उसके कोफैक्टर से जब हम मल्टीप्लाई किए थे तो आपको बड़ा अच्छा एक डायगोनल एलिमेंट मिल गया था। मतलब डेल 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 बीच में आ गया था, डेल 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 आ गया था, इस तरह का कुछ आ गया था। तो वो कंसेप्ट हमको याद आया कि उससे हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, एक मैट्रिक्स लिए और उसका क्या किए, कोफैक्टर ले लिए। सारे इस सारे मैट्रिक्स का जो आपको एलिमेंट दिख रहा है उसका कोफैक्टर ले लिए। ओके, लेकिन यहां पे जैसे ही हम कोफैक्टर लिए और हमको मालूम था कि इसको मल्टीप्लाई करने पे ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये बात आया कि मैट्रिक्स टू रो काम करता नहीं है और आपको कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे इससे करें तो इससे करना होगा, इससे करें तो इससे करना होगा, इससे करें तो इससे करना होगा। दिक्कत ये था। तो भाई ये इसी से मल्टीप्लाई होगा तभी डेल देगा, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर वही है। तो अब प्रॉब्लम दूसरा आया कि आप ऐसे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि इसको आपको इसको फैक्टर का जगह बदल दी, मतलब इसका जो है ना सिर्फ जगह बदल दी। मल्टीप्लाई तो इसको इसी से होना है, लेकिन ऐसे कर नहीं सकते क्योंकि मैट्रिक्स में वो रूल नहीं। तो हम क्या कि इसके जगह को बदलें। जगह कैसे बदले? ट्रांसपोज करें। तो हम इसको ट्रांसपोज करें। देखिए एक को हम लोग क्या किए, को फैक्टर से नहीं मल्टीप्लाई किए, डिटरमिनेंट में कर देते थे। ओके, डिटरमिनेंट में आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते, छूट था, रो टू रो, कॉलम टू रो, कुछ भी आप कर सकते थे। तो डिटरमिनेंट में आप फ्री थे मल्टीप्लाई करने के। लेकिन ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स में आप फ्री नहीं, मैट्रिक्स में आप बाउंड है कि आप रो टू कॉलम ही जाना हो। तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, करना आपको इसी से है, तभी आपको डेल वगैरह आएगा। तो अब हम करें तो क्या करें, तो इसका हम ट्रांसपोज मारे। हम बोले ठीक है इसका जगह बदलते हैं, मल्टीप्लाई तो रो टू कॉलम हो सकता है ना, तो इसको हम लोग क्या किए, यहां पे लेकर आए। तो क्या किए, अपने को फैक्टर को हम ट्रांसपोज कर, तो ये मेरा ट्रांसपोज हो गया। अब मल्टीप्लाई कर सकते थे, रो टू कॉलम में मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो डेल देगा, या डिटरमिनेंट है जो भी बोलो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो देगा। ठीक है, क्योंकि ये इससे आता तो जीरो दे देता, तो ये इससे करेगा तो जीरो देगा और ये इससे करेगा तो जीरो देगा। सिमिलरली बाकी सब भी ऐसे हुआ। अब ये मैट्रिक्स है, ये पूरा मैट्रिक्स है। अब हम लोग क्या किए, जो किसी मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर, किसी मैट्रिक्स का जो हम कोफैक्टर निकाल कर ट्रांसपोज कर रहे हैं उसका एक नया नाम रखें। अब ऐसे बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता था ना, एक मैट्रिक्स है उसका कोफैक्टर निकाल कर ट्रांसपोज कर, तो इतना ना बोल के इसका एक नया नामांकन किया गया एडजॉइंट। तो इसको बोला गया कि भाई इसका नाम एडजॉइंट रख लो, तो एडजॉइंट रखा गया। अब देखिए, अब जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसा आ गया। अब ये मैट्रिक्स है, समझिए के बाद, ये आपका मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में किसी चीज को देखिए, आपको आई चाहिए, आई चाहिए तो ये निकलना चाहिए। तो मैट्रिक्स में कोई चीज कॉमन कैसे निकल सकता है, सब में कॉमन हो तभी निकलता है। तो इसमें तो सब में है, ये तो जीरो के साथ भी है, जीरो के साथ कुछ कुछ भी रह सकता है। तो हम इस डेले को बाहर निकालें, तो ऐसा हो गया। देखिए हम ढूंढ क्या रहे थे, देखिए ए भी एक मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, ए भी मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ए भी मैट्रिक्स ही है, दोनों मैट्रिक्स ही है, बात समझिएगा। ए भी एक मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ए भी मैट्रिक्स है। ओके, तो आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप इस मैट्रिक्स का इनवर्स ढूंढ रहे हैं, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढ रहे हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पर आई आ जाए। तो ये मल्टीप्लाई तो किया लेकिन प्योर आई नहीं आ रहा है, साथ में ये मल्टीप्लाई भी आ जा रहा है। तो हम लोग क्या करें, ये एक स्केलर है, ये साफ दिख रहा है कि ये एक स्केलर है, तो हम इसको चुपचाप उठा के इसके नीचे करते हैं। अब दिख रहा है कि ये मैट्रिक्स अगर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो आई आ जाएगा, तो यानी कि इस मैट्रिक्स का ये इनवर्स है। तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ ना। देखिए सबसे जरूरी था कि इनवर्स को समझना,
कि इनवर्स आया कहां से, ये बहुत जरूरी था ना? अच्छा कंसेप्ट। और इसको चाहते तो कैसे पढ़ाया जा सकता था बताइए? इसको अगर हम चाहते तो कैसे पढ़ाते? ठीक है, जरूरत नहीं था इतना बोलने का, सीधे सीधे एक मैट्रिक्स देते हैं और बोलते हैं भाई कोफैक्टर निकाल लो, और उसके क्या बोलते हैं, उसका ट्रांसपोज कर लो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉइंट बोलेंगे, खत्म हो, यही तरीका था। पैंतीस मिनट 40 मिनट में इतना बोलवाल के एक दो क्वेश्चन करा के हम लोग काम को छोड़ सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, बता देना ज्यादा बेहतर होगा, उससे आपका एक कंसेप्ट बन जाएगा। मुझे लगता है एक आध क्वेश्चन हम लोगों को करना चाहिए। ओके, मिटाएं इसको, मिटा देना। एक आध क्वेश्चन बनाते हैं, फिर इसके प्रॉपर्टीज में इन करते हैं जल्दी से, है ना? देखिए एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि आप कोई मैट्रिक्स दे दे और आपसे बोले कि एडजॉइंट निकालो, तो फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दे रहा है आपको और एडजॉइंट निकालने बोला, 1 2 -1। ओके, या चलिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है पहले से, नहीं मजा आएगा, कोई नया ही करते हैं, 1 1 2 और 1 -3 और 3। चल ठीक है, फाइंड एडजॉइंट, फाइंड एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे जरूरी है पहले सारे का कोफैक्टर निकालो, तो चलो कोफैक्टर निकाला जाए, C11, C11 लोगो तो ये वाला होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 3, और इधर से आ जाएगा तो +6 9। ओके, अब आइए C12, C12 आपका ये होगा, यानी कि माइनस, ये गया और ये गया, तो 3 इंटू 2 6, और इधर से आ जाएगा तो -3, 6 -3 3, यानी कि -3। फिर अब आइए C13 निकालिए, C13 आपका हो जाएगा ये वाला होगा, तो इधर प्लस होगा, 1 और 3 मतलब इवन है तो प्लस होगा यहाँ पे, ये और ये इधर से गया 2 इंटू 2 4, और इधर से हो जाएगा +1, यानी कि 5। ओके, अब देखिए इसके बाद फिर आप आइए C21, C21 लीजिएगा तो ये वाला, ये चल जाएगा और ये चल जाएगा, देखिए ये गया और ये गया, माइनस आएगा, दैट केस में देखिए कितना हो जाएगा, 1 इंटू 3 यानी कि 3। ओके, और इधर से आएगा तो -2, 1 यानी कि -1। अब आइए आप C22 आइए, C22 प्लस होगा, तो ये वाला ले रहे हैं आप, ये गया और ये गया, देखिए ये आपका चल जाएगा और ये चल जाएगा, बचेगा कौन कौन, ये वाला बचेगा और ये वाला, 1 इंटू 3 3, और -1 इंटू 1 यानी कि 1, यानी कि 4। अब इसके बाद आप C23 निकालिए, प्रॉपर आप लिख के भी निकाल सकते हैं, मतलब सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट भी बना सकते हैं। C23 ये वाला सेकंड रो थर्ड कॉलम, नहीं समझ में आता ना, जहां आपको लगता है गड़बड़ा रहा है, आप डिटरमिनेंट बना के कर लीजिए। आप इसको छोड़िए और इसको छोड़िए, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 एंड +1। रिस्क नहीं लेना है, सही होना चाहिए जैसे भी हो, 1 इंटू 2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो यानी कि आपका 3 और एक आगे माइनस पहले से -3। अब आइए आप C31 आ जाइए, 31 इवन है, तो ये और ये छोड़ दीजिए, तो 1 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -3, और इधर जाइएगा तो -1, यानी कि -4। अब आइए C32 आइएगा तो आगे में माइनस पड़ेगा, ये वाला लेना आप, ये गया और ये गया, C32 लेगा तो देखिए ये वाला गया, ठीक है, ये वाला चल जाएगा और ये वाला चल जाएगा, बचेगा कौन, ये और ये, तो 1 इंटू -3 कितना,
-3, इधर से कितना हो जाएगा -2, तो -5 यानी कि +5, और लास्ट C33 लीजिएगा तो ये वाला ये प्लस प्लस होगा। इतना गंदा नहीं करना है, ध्यान देकर डिटरमिनेंट लेके बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां से आइएगा 1, क्योंकि एक थोड़ी गलती हुआ तो फिर मेहनत बढ़ जाएगा आपका। माइनस, क्या मेरा सारा कोफैक्टर सही है? कोई निकाला है साथ में? चेक कर लेंगे, क्या दिक्कत है। सजा लेते हैं इसको, सजा लेते हैं। जल्दी से आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, तो डिटरमिनेंट निकालिए तो इसका कितना है। कोफैक्टर हम सजाते हैं 9 -3 5 -1 4, शॉर्टकट नहीं करिएगा आप, डिटरमिनेंट निकाल के हमको दीजिए। ओके, -4 5 -4, ये क्या निकल रहा है? ए का सारा कोफैक्टर निकल रहा है। ओके, डिटरमिनेंट निकाल के चेक कर लें एक बार, देखो तो 1 × 9 9 -3, ओके, और यहाँ पे 5, चलिए 14 -3 यानी कि 11, पता चल जाएगा सही है कि नहीं। अगला वाला भी यहाँ चाहिए -2, इसको इससे कर रहे हैं -2 +4, ओके, +9, 13 और -2 11, सही है, मतलब डिटरमिनेंट 11 आएगा। दो एक ही चीज कॉमन दे दिया, मतलब सही है। लास्ट वाला भी चेक कर ले, 4 10 -3 14 और 3 11, मतलब सही है, मेरा सारा एलिमेंट सही है। देखिए चेक करना है कितना अच्छा हुआ। एग्जाम्स में अगर आपको चेक करना होगा तुरंत चेक हो गया ना कि आपका सारा कोफैक्टर सही है। कितना कॉन्फिडेंटली आप बढ़िएगा अपना, कुछ नहीं किए, कोफैक्टर निकाल के सामने रखें और मल्टीप्लाई करके देखें, डिटरमिनेंट के बराबर आना चाहिए था सारा। इससे इसको किए आ गया, इसको इससे किए आ गया, इसको इससे किए कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर से कलेक्ट करना। ये चेक किए, ये लिखा नहीं जाता है, इससे चेक किया। और एग्जाम में जब डिटरमिनेंट निकाला जाता है तो प्रोसेस से निकालेगा कि आप भाई आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लें तो आपको तरीके से निकालना होगा, ऐसे नहीं निकाल के दीजिएगा। आपको ये है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए करिएगा, तो उसमें जैसे निकलता है वैसे निकालिएगा, 1 × 3 and +6 जो भी वगैरह वगैरह, उसके हिसाब से करिए। लेकिन ये चेक करने का एक अच्छा तरीका है, आप दम कॉन्फिडेंटली बढ़ेगा कि आपका कोफैक्टर सही है। आपके बगल वाला को पता नहीं कि कोफैक्टर सही निकाला है कि नहीं निकाला, लेकिन आपको पता है कि आपका कोफैक्टर सही है। हाँ हाँ सर, पूरा लिखना है इस तरह नहीं, पूरा जो है सब बोर्ड्स में लिखना है, ये वाला खाली नहीं लिखना है, ये आप रफ में चेक करिएगा। क्योंकि अच्छा है आप चेक कर लीजिए, एक आध मिनट दे दीजिए अपने कोफैक्टर को, उससे आपको पता चल जाएगा कि कोफैक्टर सही है कि नहीं। ठीक है, बस कुछ नहीं करना होता है, कोई भी अगर एलिमेंट है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। ठीक है, ये आपका एलिमेंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर ये आपका है तो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। अगर आप क्रॉस करेगा, ये ले रहे हैं और ये ले रहे हैं तो जीरो, ये रो टू रो में। आप सोचिएगा ये ले लें और ये ले लें, ये भी तो क्रॉस है, नहीं नहीं ये क्रॉस नहीं है, वो खत्म हो गया कहानी, तो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं, भूकंप आ जाएगा, वो प्रोजेक्ट ही नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब जो भी काम करिएगा रो टू रो ही में करिएगा। ठीक है, रो में जब आप इधर जा रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर में तो डेल दे रहा है, लेकिन आप यही रो में जब दूसरे रो को पकड़ लिए तो जीरो दे रहे हैं। सिमिलरली कॉलम में आप इसमें जा रहे हैं, ऐसा कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर कर रहे हैं तो आपको डेल देगा, लेकिन यही कॉलम अगर दूसरे कॉलम के साथ चले ये हो जाए। अब एक बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि हम ये तो ले रहे हैं लेकिन ये कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर तो नहीं, हम ऐसे लेंगे तो क्या होगा, ऐसे लेंगे तो कुछ नहीं होगा, वो भूकंप आ जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी फिर। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए, अभी भी हम लोग का काम खत्म नहीं हुआ है ना, ये पूरा काम करना है पूरा, इसीलिए क्वेश्चन हम लिए आपको समझाने के लिए कि करना क्या है। आप एक मैट्रिक्स को लीजिएगा, सारे का कोफैक्टर निकालिएगा, बहुत अच्छे से प्यार से साफ सुथरा निकालिएगा। ठीक है, इतना गंदा मत करिएगा जैसे हम कर दिए। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं C11, ओके, C11 लीजिएगा तो ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ, लिख दीजिएगा 1 2 -3 3। और अब आप सॉल्व करके एक ही लाइन में सॉल्व कर दीजिए, पेज तो बड़ा होता है कोई दिक्कत नहीं, 3 + 6 9। फिर आप C12 लीजिएगा, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको,
1 और 2 मिलके आपको 3 यानी कि ऑड आ रहा है, यहाँ माइनस पहले दे दीजिए। अब 1 2 लीजिएगा तो 1 2 का मतलब इसको ले रहे हैं आप, इसको ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2 -1 -3 3। उसके बाद सॉल्व करिए ना, ये हो गया 6 और ये हो गया +3। पता नहीं हम शायद गलत बनाए, नहीं ठीक है -3 3 यानी कि -3 एक ही लाइन में कर लीजिए। तो नहीं होता तो आप ऐसे लिख के करिए, कोई दिक्कत, लेकिन सही करिएगा, गलती मत करिए, क्योंकि गलत करिएगा तो टाइम लगेगा फिर बाद में। और एक बार कर लीजिएगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर करके ऐसे लिख लीजिएगा, एक पूरा बना दीजिएगा मैट्रिक्स, और जरूरत पड़े तो मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लीजिए। अब क्या करिएगा देखिए, अब इसके बाद लिखिएगा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू ट्रांसपोज। कई जगह पे ये सब बी वगैरह लिखता है, आपकी मर्जी, आप बी भी लिख के कर सकते हो या जैसे हम कर रहे हैं वैसे करो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ जाएगा। अब आपको समझ में आता है कि ट्रांसपोज क्यों करते हैं। ट्रांसपोज इसलिए करते हैं कि बिना ट्रांसपोज के आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा, मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। अब किसी से आप पूछ लीजिएगा कि ट्रांसपोज क्यों करते हैं तो वो बोलेगा होता है। कई लोग आपको ये बताएगा कि होता है, रूल्स है। तो भाई रूल्स बना हुआ तो कोई वजह से बना होगा ना, तो ये इसलिए बना कि भाई हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना होगा कोफैक्टर, तभी आएगा, इसलिए हमको ट्रांसपोज करना होता है। और इसी का नाम हम लोग क्या करते हैं, इसी का नाम हम एडजॉइंट बोलते हैं। तो खैर एडजॉइंट तो निकल गया, लेकिन अब आपको निकालने के लिए बोल रहा है, आपका एडजॉइंट ए आ गया है, ध्यान से देखिएगा 9 -3 5 -1 4 -3 -4 5 -1। ओके, अब आपसे बोला कि इनवर्स निकालिए। देखिए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेगा, इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। तो एडजॉइंट कितना आपके पास है 9 -3 5 -1 4 -3 -4 5 -1 एंड व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए 11, दिस इज इक्वल टू 1 बाय 11। अब कोई बोलेगा इसको अंदर पुट करें, जरूरत नहीं। अगर आपको ये लगता है कि सभी को काट सकता है तो अंदर लेके जाइए, और अगर लगता है कि सभी को नहीं काट सकता है तो बाहर छोड़ दीजिए। दैट इज आंसर। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का प्रोसेस। मैट्रिक्स है, सारे का कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर निकालने के बाद एक मैट्रिक्स में रखो, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर लो, देन याद कर लो एडजॉइंट का डिफिनेशन, परिभाषा जो भी, कि आपको कोफैक्टर निकालना है देन ट्रांसपोज करना, ठीक है। और क्यों करना है वो हम पीछे आपको बता चुके, ठीक है। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना होता कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, बस आप ऐसे लिख दिए, एग्जामिनर समझ गया, एडजॉइंट निकल गया आप। अब अगर इनवर्स निकालना हो, सबसे अच्छी बात है कि हम कोफैक्टर, अच्छा कोफैक्टर, जब भी कोफैक्टर चेक करना हो ट्रांसपोज से पहले चेक करिएगा, ट्रांसपोज करने के बाद मत चेक करने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपका कोफैक्टर सही है कि नहीं। ये छोटा छोटा बात रखिएगा, ठीक है। उसके जैसे ही आप ट्रांसपोज करते हैं वो तो एडजॉइंट बन जाता है। अब एडजॉइंट का काम खत्म किया, इनवर्स चाहिए। इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट, और ये कैसे आया था वो हम दिखाए थे आपको। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स इस तरीके से निकाला जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन हम इसमें एडजॉइंट में आपके लिए और कर देता है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, छोटा सा मिटा दे इसको। क्लियर है आपका, जल्दी बोलिए, काम बहुत है अभी भी। इज इट क्लियर? बहुत लोगों ने खुद से मैट्रिक्स पढ़ा होगा, शुरू में क्या लग रहा था कि मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, यही लगा था, अभी भी बचा हुआ है बहुत कुछ। ओके, इसका इनवर्स निकालना है। तो अच्छा एक और चीज सीख लीजिए, अगर कभी भी इनवर्स निकाला तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकाला करिए, सबसे पहले। तो चलिए इसका हम डिटरमिनेंट ए निकाल लेते हैं, तो पी एस माइनस क्यू आर। अब देखिए यहाँ पे आप C11 ले लीजिए, एस हो जाएगा। C12 ले लीजिए, लेकिन 12 लिया तो माइनस लेना ही पड़ेगा, 12 का मतलब ये वाला तो माइनस आर होगा। C21 ले लीजिए, फिर से माइनस, माइनस क्यू हो जाएगा। एंड C22 ले लीजिए, C22 लीजिएगा तो आपका आपका क्या हो जाएगा, C22 का मतलब ये होगा, यानी कि पी हो जाएगा।
अब देखिए सिंपली क्या होगा, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, पहले इसको ट्रांसपोज कर लो, ए को फैक्टर कर लो, ये हो जाएगा देखिए C11 की जगह पे S, C12 की जगह पे -R, C21 के बाद -Q और ये हो गया P। तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट A इज इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर लो। तो कोफैक्टर का अगर आप ट्रांसपोज करिएगा तो ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ, ये कहाँ आ जाएगा -Q। इनवर्स निकालना हो तो क्या होगा, एडजॉइंट A बाय डिटरमिनेंट A, डिटरमिनेंट A ये है तो 1/PS -QR। चलिए इनवर्स निकल गया। उम्मीद करते हैं यहां तक बात समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। कुछ प्रॉपर्टीज है उस पर काम कर लें, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सब है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको समझने में इसको दिक्कत नहीं आया होगा, क्या आएगा, ठीक है। और अब हमको लगता नहीं कि और बहुत सारे एग्जांपल्स देना चाहिए कि कैसे हम एडजॉइंट निकालते हैं, जरूरत हमको नहीं लग रहा है ना। तो चलिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पे काम करते हैं। बहुत सारा प्रॉपर्टी अब आपको जाना पहचाना लगेगा, क्यों, क्योंकि आप प्रूफ कर लिए हैं चीज को। जब कोई चीज आप प्रूफ कर लेते हैं तो चीज आसान हो जाता है। पहला प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A इंटू I n। ये ऑर्डर के लिए लिखा हुआ है, आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इसको रिवर्स में करिएगा तब भी वही बात। अरे ये वही हुआ कि A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I और A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I। देखिए ना, यहाँ से डिटरमिनेंट A को अगर इसके नीचे या इसके नीचे डालिएगा ये इनवर्स बन जाएगा और A इंटू A इनवर्स I ही होगा, जितने भी ऑर्डर का होगा, और A इनवर्स इंटू A I ही होगा। ये प्रॉपर्टी इतना अच्छा है, हम आपको बता रहे हैं, अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन दिया जाए कि A आपके पास 1 3 5 2 1 4 3 1 2 है कुछ भी, और उससे बोले कि आप A इंटू एडजॉइंट A निकालें, क्वेश्चन है। अब बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, बच्चा से ये सोचेगा कि अच्छा A इंटू एडजॉइंट A मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चा जाएगा इसका एडजॉइंट निकालने के लिए। बच्चा ये सोचेगा कि हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे और उसके बाद देन हम इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जिनको ये प्रॉपर्टी पता है वो बहुत अच्छे से निकाल लेंगे, उनको कुछ नहीं करना है। A इंटू एडजॉइंट A का रिजल्ट क्या है बाबू, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, डिटरमिनेंट A इंटू I। तो चुपचाप इसका डिटरमिनेंट निकाल लेगा, बहुत मेहनत करेंगे नहीं, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेगा और उस डिटरमिनेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देगा। ये जितने भी ऑर्डर का है, जैसे मान लीजिए थर्ड ऑर्डर है और डिटरमिनेंट मान लीजिए 3 आया, तो कुछ नहीं करेगा, 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली इसका रिजल्ट भी मैट्रिक्स में ही आएगा, तो कुछ नहीं करना था, ये दिस इज अ फार्मूला। अब चुपचाप इसका जल्दी से डिटरमिनेंट ए निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट ए जैसे ही इसका निकल गया उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका रिजल्ट निकल गया। अब एक बच्चा क्या करेगा, एडजॉइंट ए निकालेगा, ए निकालेगा और फिर से मल्टीप्लाई करके वहां पहुंचेगा, काफी टाइम लगेगा। तो कई बार इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाता है एग्जाम्स में करने के लिए कि भाई एक मैट्रिक्स दे देगा और ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए निकालने बोल देगा। अगर आपको ये रिजल्ट नहीं पता है और हम लोग प्रूव किए हैं तो हम लोग को तो पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोग सीख गए हैं कि एडजॉइंट ए वो मैट्रिक्स होता है जिसे ए से मल्टीप्लाई करने पे आपको इनवर्स आने का संभावना बन जाता है। सिर्फ बस डिटरमिनेंट ए को इधर कर लेंगे तो आपको वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स डेवलप कर देगा। चलिए, ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 था। ऐसी प्रॉपर्टी आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देगा क्योंकि हम लोग प्रूविंग किए हैं अभी, इसलिए कोई रट नहीं रहे हम लोग कुछ। प्रॉपर्टी नंबर 2 में अगर हम आते हैं तो कोई एडजॉइंट ए ले लो आप और किसी एडजॉइंट ए का आप डिटरमिनेंट ले लो, क्या होगा। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि एडजॉइंट है क्या, पहले वो सोचते हैं। एडजॉइंट ए क्या है पहले समझते हैं। एडजॉइंट ए क्या है, किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज है।
पहले एक आपको छोटा सा प्रॉपर्टी बता देते हैं। कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले लो या उसके ट्रांसपोज का ले लो, बात बराबर है। एक प्रॉपर्टी, अब डिटरमिनेंट वाला हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए, किसी मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट ले लो और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ऐसे भी प्रॉपर्टी नंबर 1 याद करिए, डिटरमिनेंट का यही था। तो कोई डिटरमिनेंट है उसको ट्रांसपोज करके अगर तुम लोगे तो भी वही वैल्यू आएगा। तो उसी तरह से मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट लिए, उसी मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज कर दिए और देन डिटरमिनेंट लिए तो वैल्यू सेम आएगा। अब इसका उससे क्या कनेक्शन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एडजॉइंट होता क्या है। तो एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। यानी इनका कहना है, अच्छा ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, और इसको पूरा करेगा तो ये भी मैट्रिक्स है। अब देखिए, अगर कोफैक्टर का आप डिटरमिनेंट लीजिए या इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लीजिए, बात बराबर है। बात समझिएगा, किसी कोफैक्टर का आप ट्रांसपोज डिटरमिनेंट लीजिए या उस कोफैक्टर की ट्रांसपोज डिटरमिनेंट लीजिए, आई थिंक इक्वल आना चाहिए इस प्रॉपर्टी के। अब इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखिए। कोई ऐसा मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका आप डिटरमिनेंट ले रहे हैं और उसी का ट्रांसपोज का आप ले रहे हैं, तो बात बराबर है। तो आपको याद है कि ट्रांसपोज जो कोफैक्टर का है वो क्या होता है, डेल दी पावर n-1 होता है। मतलब मोटा मोटी एडजॉइंट ए होता क्या है, एडजॉइंट ए है कि सिंपली एक मैट्रिक्स है, उसका कोफैक्टर से उसका ट्रांसपोज है। तो कोफैक्टर का तो हम लोग डिटरमिनेंट सीख चुके हैं। अगर कोई एक मैट्रिक्स है या कोई एक डिटरमिनेंट है तो उसके कोफैक्टर का हम लोगों के पास क्या होता है भाई, तो हम लोग को पता है डेल दी पावर n-1 होता है। तो बस इसी कोफैक्टर को तो सिर्फ हम ट्रांसपोज किए हैं, और ट्रांसपोज से डिटरमिनेंट की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि दिस रिजल्ट विल बी डेल दी पावर या डिटरमिनेंट a टू द पावर n-। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्लियर है? Is important for board exams. It's a very important for objective questions. क्लियर है? बिल्कुल हम वैसे ही है। देखिए, मोटा मोटी ये कोफैक्टर ही तो है, बस सिर्फ ट्रांसपोज किए और तो कुछ किए नहीं है इसको। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। दम दिमाग में बैठा लीजिए कि व्हाट इज एडजॉइंट। एडजॉइंट इज वेरी सिंपल, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोई मैट्रिक्स है उसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर का जो डिटरमिनेंट होगा उसके ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट वही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोफैक्टर का डिटरमिनेंट क्या होता है, डेल दी पावर n-1। तो कोफैक्टर के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा, डेल दी पावर n-1। डेल की जगह पर डिटरमिनेंट ही चल रहा है। चलिए हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी है, इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी, एडजॉइंट A is equal to n-1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम इसको प्रूफ कर देते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है, ओके, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ करते हैं। वी नो दैट एक मिनट, आप खुद से ट्राई करो इसको, अगर कर पाते एक मिनट से कम टाइम दो। ओके, चलिए वो देखते हैं। हम लोग को पता है कि एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A टू द पावर n-1। ये रिजल्ट हम लोग को पता है, ऊपर लिखा होगा। हम लोग कुछ खास नहीं करेंगे, हम लोग करते हैं, हम लोग को ऐसा रिजल्ट चाहिए। तो आप नोटिस करिए, एडजॉइंट तो है हमारे पास, अगर A की जगह पर हम ये रिप्लेस कर दे तो क्या रहेगा, चलेगा?
तो हम लिखते हैं इसको रिप्लेस ए बाय एडजॉइंट ए। दैट केस में देखिए क्या हो जाएगा, सिंपल, एडजॉइंट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, कहां पे रिप्लेस किए हैं, ए की जगह पे, तो एडजॉइंट n-1। अब ध्यान दिए इसका रिजल्ट किसके बराबर है, इसके बराबर है। रिजल्ट है हमारे पास, तो दिस इक्वल टू डिटरमिनेंट ए n-1, और बाहर में n-1 आएगा, तो दिस इक्वल टू डिटरमिनेंट ए n-1 का होल स्क्वायर, और दिस इज अ फार्मूला एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। चेक कर लो, क्लियर करो, समझ में आया कि नहीं, फिर आगे बात करते हैं। क्लियर है? ओके। बहुत सारा क्वेश्चन दे देता है इसके ऊपर बेस, एक दे देगा आपको कि डिटरमिनेंट ए का वैल्यू आपको दे देगा 2, अब बोलेगा निकालो एडजॉइंट 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 ए निकालने बोला, 3 तो दे दिया। वेयर n इज ऑर्डर, ध्यान देगा वेयर n इज ऑर्डर, यहां लिख दिया है कि ए का जो ऑर्डर है 3 × 3 है, चलिए दे दिया, और इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 2 है। तो देखिए पहले हम यहां से बढ़ते हैं, सिंगल वाला किए तो ऐसा आया, डबल किए तो पावर 2 आ गया, ट्रिपल करोगे तो डेले तो आना तय है, n-1 भी आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 होगा। सिमिलरली एडजॉइंट 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 ये आना तय है, ये भी आना तय है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 4 होगा, मतलब आप कितना भी निकाल सकते हो, कोई ये नहीं, ज्यादा 3 से आगे बढ़ता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए। और हर का प्रूविंग वही रिप्लेसमेंट है, अगर आपको ये वाला प्रूफ करना है तो आप इसको लेके चलो, इसके जगह पे क्या करो एडजॉइंट रख दो, और फिर आप बनाओ, अपने आप आ जाएगा। तो हम लोग मोरलेस कितना प्रॉपर्टी किए, पहला प्रॉपर्टी ये किए, दूसरा ये प्रॉपर्टी की जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसी के हेल्प से हम तीसरा किए, आप इसका नाम चौथा भी दे सकते हैं, फोर्थ, सॉरी यही तो तीसरा था। ओके, अनसिमिलरली फिर हम लोग ये देखें कि ये रिजल्ट भी हो सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 5 जो भी बोली, अगर आप इसका नाम 4 दे रहे हैं तो प्रॉपर्टी नंबर 5 5 मिटा देते हैं, बोर्ड क्लियर कर रहे हैं। चलिए ओके, आप देखिए अगला जो हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो देखिएगा क्या है, एडजॉइंट 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 ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए n-2 into ए। देखिए इस बार डिटरमिनेंट नहीं लगा हुआ, ध्यान दीजिएगा, इस बार पावर ओवर भी बदला है, ठीक है। चलिए इसको हम प्रूफ करके दिखा देते हैं कि एडजॉइंट एडजॉइंट, देखिए सिंपल सी बात है, ये एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट लगेगा तो ये भी एक मैट्रिक्स होगा, बाहर में एडजॉइंट लगेगा तो ये भी एक मैट्रिक्स ही होगा, ये कंप्लीटली एक मैट्रिक्स है, तो रिजल्ट भी आपको मैट्रिक्स के ही फॉर्म में आएगा, इतना ये सब सोचना पड़ता है। देखिए ये मैट्रिक्स है, ये स्केलर है, ये आपका स्केलर है, ये आपका मैट्रिक्स है, एंड फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो मैट्रिक्स आएगा। ठीक, कैसे काम करेगा इसमें हम बता रहे हैं, इसको प्रूफ करते हैं हम आपके लिए, प्रूफिंग प्रूफिंग में जाते हैं। देखिए हम लोग को एक रिजल्ट पता है ना कि a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, बहुत सारे मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है ना, हम लोग इससे प्रूफ करते हैं, ओके। अब आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा है ना कि a इंटू एडजॉइंट ए इतना होता है, ठीक है। आप क्या करो, सिंपल से बात है, इस a की जगह पे एडजॉइंट ए रिप्लेस करो, ठीक है। कर दो सब्स्टिट्यूट adjoint A in place of A,
देखिए इससे फायदा आपको यहाँ पे मिलेगा, जहां जहां पे ए है वहां पे एडजॉइंट ए कर लो। ए एडजॉइंट ए तो पहले से था, ये एडजॉइंट ए है इंटू आई, ठीक है। ओके, जहां जहां पे ए है वहां पे आप एडजॉइंट डाल दो। तो ए की जगह पे एडजॉइंट है, एडजॉइंट वैसे ही लिखाएगा, ए की जगह पे एडजॉइंट ए आएगा, यहाँ पे एडजॉइंट ए इंटू आई। देखिए जिसका वैल्यू मिला है वो लगभग आप निकाल लिए, ध्यान से आपको इसी का वैल्यू निकालना है। ओके, मतलब उसको हटाना है, ये वाले को हटाना होगा। तो ये तो न्यूमेरिकल रिजल्ट आ जाएगा, डिटरमिनेंट है n-1। उसको कैसे हटाए? देखिए उसको हटाने के लिए क्या करिए, हाँ इधर से ए खुद से ले लीजिए, ए मल्टीप्लाई किए, इसको छोड़ दिए, और ए इधर भी करना पड़ेगा। देखिए ये आपका स्केलर है क्योंकि डिटरमिनेंट लगा हुआ, तो ये आई का कुछ नहीं कर सकता है। देखिए अब देखिए ये मैट्रिक्स हो गया, ये भी मैट्रिक्स हो गया, तो ए इंटू आई ए हो जाएगा। और देखिए इसका रिजल्ट आपको पहले से पता है, ए इंटू एडजॉइंट ऊपर में भी लिखा हुआ डिटरमिनेंट ए इंटू आई, और ए इंटू आई ए हो जाएगा, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट n-1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आई अगर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको ये मैट्रिक्स ही आएगा, पता है हम लोग को बात। तो यहां पे सिर्फ ये बचेगा, एडजॉइंट एडजॉइंट, और ये स्केलर है इसलिए उठा के इधर ले आओ। तो दिस इक्वल टू ए इंटू डिटरमिनेंट ए, ऊपर ले जाओगे तो n-2 हो जाएगा। तो फाइनल जो रिजल्ट डेवलप हुआ, एडजॉइंट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए n-2 इंटू ए। क्लियर है? देखिए फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला आपको यही है, खाली ये प्रूविंग है, जो प्रूव आपको दे दिए, ठीक है, कुछ खास था नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला हम लोग यही पढ़े हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग काम कर लिए। अब जब क्वेश्चन बनेगा तो बहुत सारे का प्रूविंग जो होता है ना इसी पे होता है, इसी पे रख के रिप्लेस करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को प्रूविंग करते हैं, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कुछ खास नहीं किए, ये रिजल्ट हम लोग को पता था, और हमको एडजॉइंट एडजॉइंट ए चाहिए था, तो यहाँ पे ए की जगह पे हम ए की जगह पे एडजॉइंट ए डाल दिए, एडजॉइंट एडजॉइंट ए हो ही गया, तो आपको हर ए की जगह पे रखना होगा। अब इसका वैल्यू निकाला तो इसको हटाना था, तो अपने से ए दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, फायदा क्या हुआ, ए इंटू एडजॉइंट डिटरमिनेंट ए इंटू आई आ गया, और इधर वैसे ही रहेगा। अब इसका रिजल्ट हम लोग को मालूम है कि ये होता है, और ये ए रिजल्ट में चाहिए था हमको। अब कुछ नहीं, आई इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये मैट्रिक्स बचेगा, ये चुपचाप इधर नीचे आ गया, दोनों सेम है आपका बेस, तो ये ऐसा हो गया। तो दिस इज द रिजल्ट। चलिए कुछ और प्रॉपर्टी छोटा मोटा देख लें। ओके, मिटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्या देखा जाए। ओके, देखिए अगला प्रॉपर्टी जो है वो कुछ इस तरह का है, रिवर्स प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ये ऐसा प्रॉपर्टी हम लोग ट्रांसपोज में भी पढ़े हैं, रिवर्स प्रॉपर्टी एडजॉइंट में भी होता है, इवन इनवर्स में भी होता है। एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। देखिए इसका प्रूविंग बहुत सिंपल है, ठीक है, हम एक बार लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आप ए बी ट्रांसपोज पढ़े थे, इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सिमिलरली एडजॉइंट होता है, एक और चीज सीखी जाएगी, बाद में हम लोग ये करेंगे, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स भी होता है, ये सब रिवर्स प्रोसेस।
ऐसे इसका प्रूविंग अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके प्रूविंग के लिए हमको इनवर्स यूज करना हो। चलिए हम यूज करके कर दे रहे, बाद में हम इसको प्रूव कर देंगे। मतलब जब हम इनवर्स में पहुंचेंगे प्रॉपर्टीज में, तो इसको प्रूव करके दिखा देंगे। लेकिन इसके प्रूविंग में इनवर्स का थोड़ा सा यूज करना है। देखिए हम लोगों को मालूम है, वी नो दैट, भूमिका मान दिया जाए कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आप जानते हो ना कि ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए होता है। तो पहले प्रूव हुआ है सब। तो ए बी इनवर्स का मतलब कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ए बी बाय डिटरमिनेंट ए बी and adjoint B by determinant B and adjoint A by determinant A. अब adjoint AB is equal to determinant A into determinant B, adjoint B by determinant B and adjoint A by determinant A. ये और ये कैंसिल हो जाएगा, स्केलर है, कैंसिल हो जाएगा। तो adjoint AB is equal to adjoint B into adjoint। ऐसे कुछ और प्रॉपर्टी हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, बट स्कूल लेवल पे ये सब काम नहीं करता है, ठीक है, लेकिन लिख दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव करेगा तो थोड़ा सा काम करेगा। कुछ क्वेश्चन को आप जल्दी बना लीजिएगा, एक जगह स्टोर कर लीजिए, बाकी मर्जी आपकी, कभी होगा तो रिवीजन कर लीजिएगा। तो बेसिकली अभी 4 से 5 प्रॉपर्टीज हम लोग किए हैं। ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट था जो अभी जस्ट किए हम लोग, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट था। उस क्या क्या प्रॉपर्टी की है आपको थोड़ा सा याद है। सबसे पहले हम लोग किए ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई, इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसके हम लोग की एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए n - 1। फिर क्या किए, adjoint A is equal to determinant A n - 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद फिर हम आपको दिखाएं कि आप सिमिलरली ऐसे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर आप एक रिजल्ट और किए कि adjoint A is equal to, ठीक है, डिटरमिनेंट A n - 2 into A। इसके बाद आप ये वाला भी प्रॉपर्टी एक किए थे, और एक प्रॉपर्टी आप ये की कि adjoint AB, जो कि रिवर्स लॉ था, adjoint B into adjoint A की। ये कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी था हमारा जो अभी तक की है। इसमें सारे बच्चों को ये रिजल्ट याद होना चाहिए, काम का है ये याद होना चाहिए, मतलब जो बोर्ड्स के लिए भी काम करें, ये 3 तो दम याद होना चाहिए। ओके, कुछ और प्रॉपर्टी देखिएगा क्या है। अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का आप एडजॉइंट निकालते हैं, तो आप एडजॉइंट निकाल के भी ट्रांसपोज करेगा तो बात बराबर। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगर आप एडजॉइंट निकालते हैं, तो उस मैट्रिक्स का आप पहले एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज करिए, बात बराबर है। देखिए ये सब देखने को बहुत छोटा छोटा है, लेकिन बहुत काम का चीज है। एडजॉइंट अगर डेल ए लेते हैं, तो दिस इक्वल टू डेल द पावर n - 1 एंड एडजॉइंट ए। फिर एक प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि A is symmetric, then adjoint A is symmetric। अगर आपको ये पता है कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा। अगर आपको ये बात पता चल गया, ये जो मैट्रिक्स है कोई भी जैसे 2 1 3 4 4 5 5 6 6, देखिए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर आप इसका एडजॉइंट लीजिएगा तो भी वो सिमेट्रिक ही आएगा। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के साथ ये मामला नहीं बनता है, तो उसको भी लिख लेते हैं। अगला बोलता है कि इफ A is skew symmetric matrix, then adjoint A is, इसमें 2 पॉइंट आता है, एक skew symmetric when n is even, और symmetric n is odd।
ये सब प्रॉपर्टी याद नहीं भी रहेगा तो काम चल जाता है, जब आता है तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो मोरलेस हम लोग और भी है लैंग्वेज प्रॉपर्टी, बट मेरे हिसाब से कोई खास काम का नहीं है, तो ये सब हो ही जाएगा। अब हम लोग के पास जो टॉपिक बचता है वो थोड़ा बहुत बचता है इनवर्स के बारे में बात करना, कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स क्या है वो जानना हम लोग को है, और उसके बाद हम लोगों को इक्वेशंस पे बात करना है। लैम्डा और ये क्या है, कहाँ पे, कौन सा? अरे कोई एग्जांपल्स लेके देख लो ना, ये आपका एक मैट्रिक्स है, उसमें आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उस मैट्रिक्स में कुछ मल्टीप्लाई करो, उसका एडजॉइंट निकाल लो, तो आप उसका एडजॉइंट निकाल के आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी बात बराबर होगा। इन ऑर्डर है, एन इज ऑर्डर, जहां भी एन लिखाया है वो ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ठीक है। जब ये आएगा ना तो वो अपने आप हो जाएगा, आपसे कोई बड़ा चीज नहीं है क्वेश्चन में। देखिए अब आगे क्या बचा हो वो समझिए। आगे हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, और कुछ क्वेश्चन इनवर्स के ऊपर करना, 8-10 क्वेश्चन करेंगे। अच्छा अच्छा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दे दिए और इनवर्स निकाले, फाइंड आउट, उस तरह का नहीं, अच्छा क्वेश्चन सब होगा, ठीक है, वो करना है। कल का क्लास हम ऐसे बोल सकते हैं कि बोर्ड्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कल वाला क्लास वो स्विच कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग अगला क्लास करेंगे उसके बाद वो इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स पे करेंगे, और उसके बाद एक क्लास और क्या आ सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, वो सबके ऊपर क्या आ सकता है। क्या डायगोनल तो हम कल ही बता देंगे, क्योंकि डायगोनल से रिलेटेड बात आएगा तो वहां पे बता देंगे, डायगोनल वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो मोर एंड लेस हम लोगों को लगता है कि 2 क्लास यहाँ से और होना चाहिए, 2 क्लास में आपका लगभग लगभग सारा कुछ कवर अप हो जाएगा। चलिए यहीं तक रखते हैं, है ना, ओके।